द आईपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, देखो एनसीईआरटी से ही कंपाउंड उठाया गया है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप लिखिए इसको HO एंड CH2, फिर CH2 का होल थ्राइस, मतलब 3 बार लिख दीजिए, हमने 3 बार यहां लिख दिया। इसके बाद फिर आपके सामने फिर CH2 है, उसके बाद फिर है COCH3, नंबरिंग करेंगे तो आप इधर से पाएंगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इधर आ रहा है, CO 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो नाम है 7 पर हाइड्रोक्सी, दिस इज द प्रीफिक्स 7 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की पीसीसी है? 7 कार्बन की, हेप्थ। इसके बाद देखिए बेटा, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड चेन है? ये सैचुरेटेड, एन एंड 2 पर ओन, तो आंसर हमारे सामने बन गया है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर करेक्ट? एक एग्जांपल एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, विथ रेफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है। जब हम KMnO4 KOH, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इसके साथ अगर आपके सामने बेंजाइलिक एच हो या बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड ये भी एसिड में, लेकिन मीडियम कैसा है? एल्कलाइन है, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा COO -K+, COO -K+। एसिडिफिकेशन करेंगे वापस से, देन एसिडिफाइड होके ये बन जाएगा COOH एंड COOH, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज, नाम भी याद होना चाहिए, नाम भी पूछा जा सकता है, टेरेप्थैलिक एसिड। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टेरेप्थैलिक एसिड या टरथैलिक एसिड ही बोलते हैं। KMnO4 H2SO4, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको तोड़ देते हैं, और प्रोडक्ट इज लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। मैकेनिज्म अलग है लेकिन प्रोडक्ट इज लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। जितने कार्बन है, इधर से COH, इधर भी COH, ये बन गया आपके सामने, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, उसमें क्वेश्चन जो था वो ऐसे पूछा गया था, उसमें ये स्ट्रक्चर बनाकर नहीं पूछा था, जेईई से क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। उसने 4 ऑप्शन में 4 एसिड के नाम लिख दिए थे, जिसमें एक नाम पे लिखा था एडिपिक एसिड। तो अगर आपको नाम नहीं पता है तो हो सकता है कि आप रिएक्शन जानते हुए भी जवाब ना दे सकें, इसलिए आपको इनका नाम भी जानना बहुत जरूरी है। जॉन्स रिएजेंट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड तक लेके जाएंगे, और ये 10 कार्बन का जो आपका 10 कार्बन का आपके सामने जो अल्कोहल है वो 10 कार्बन के एसिड में चेंज हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेकेनोइक एसिड। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, बेटा आपके सामने हो जाएगा, इसे हमने बोल दिया डेकेनोइक एसिड, या किससे बना? डेकेनॉल से बना, तो ये आपके फॉर्मेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज डेकेनोइक एसिड। अगले क्वेश्चन को देखना, ये ऐसा रिएक्शन है, मैंने जानबूझकर टेस्ट में दिया जहां बच्चों का ध्यान नहीं जाता, सब पढ़ लेते हैं, यहां पर ध्यान नहीं जाता। तो वैसे देखे जाओ, हाइड्रोकार्बन का आपने कंबस्टन का जनरलाइज फॉर्म में फार्मूला पढ़ रखा है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, कैसे भी हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो फॉर एल्केन के लिए एक कंबस्टन है कि एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, कितने मोल ऑफ I2 लगे, कितने मोल ऑफ O2 लगेंगे? 3n+1/2O2 गिव्स NCO2 + n+1 H2O। कंबस्टन का फॉर्मूला है, n प्लस यहां पर क्या है? हीट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी सारे के सारे करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आंसर चला जाएगा 4th, दैट इज ABCD। मुझे पूरा विश्वास है इस क्वेश्चन से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, स्पेशली डी वाले ऑप्शन से। जरूर ध्यान से देखना, हर एक चीज का रेफरेंस है, आप एनसीईआरटी ओपन करके देखिए, इन चारों क्वेश्चंस का, चारों ऑप्शंस का जहां जहां पे भी है वो रेफरेंस हमने यहां पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जानबूझकर इस समय उठाया गया है, क्योंकि ये ऐसा समय आ गया जहां बच्चे अपनी गलतियां फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। वो बार बार रिवीजन किए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता है कि उनसे गलती कहां हो सकती है। तो एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं कि बच्चे आप यहां गलती कर सकते हो। हाँ, एक बात याद रखना, यहां गलती हो रही है ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहां गलती हो रही है तो वहां गलती होने के चांस आपके मिनिमाइज हो रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि वहां गलत ही ना हो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, बच्चा ध्यान नहीं देता है। अरेंज इन करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये तो चलो फिर ये कैसे है? ये आपका डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। आई नो एंड यू ऑल्सो नो, बिकॉज
लोकलाइज लोन पेयर आर मोर बेसिक देन डीलोकलाइज लोन पेयर। तो इतना तो पता चल गया कि ए सबसे पीछे होने वाला है। चलो ए सबसे पीछे होने वाला है, सेकंड ऑप्शन तो ही हट गया, लेकिन 1, 3 एंड 4 में सभी में ए सबसे पीछे है। अब हमें यहां पर चेक करना होगा। अब जिस बच्चे ने इसको देखते ही केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचा, उसको तुरंत दिख गया सबसे ज्यादा डीसीबी, और एग्जामिनर इतना चालाक था कि उसने पहला ऑप्शन बनाकर रखा कि चलो तुम सोचो डीसीबीए, और देखते ही उसने टिक किया, उसने सोचा नहीं ओएमआर फिल का। आहा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सोचकर जवाब देना है, सोचकर दिमाग को ठंडा रखिए, एक बार सोचिए, इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि आपने कहां पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, तब जवाब दीजिए। एमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है, और अगर वो आपके सामने मीडियम बात नहीं करता है तो हम इसको एक्वस फेज मान के चलते हैं। एंड इन एक्वस फेज basic strength is not only decided by only one factor, that is inductive factor, it is decided by multiple factor like inductive effect, solvation, that is H bonding, and steric hindrance factor। और सबको क्यूमुलेटिव देखा जाए तो जो आंसर बनता है, अगर R is equal to CH3 है तो आपने पढ़ा होगा 2130, ये 0 बताता है किसको, अमोनिया को। एंड अगर R इज इक्वल टू आपके सामने है C2H5 तो होता है 2, 3, 1 एंड 0। 2, 2 एंड 0, 0 अपनी जगह पे है। मिथाइल और इथाइल, छोटे के साथ छोटा नंबर, बड़े के साथ बड़ा नंबर, छोटा नंबर 1, 3, बड़ा नंबर 3, 1, ऐसे देख सकते हो। या CH3 खुद चीख चीख कर चिल्ला रहा है, तेरा ध्यान किधर है, मेरा नंबर इधर है, ये खुद बता रहा है 1, 3 वाला मैं ही हूं। प्यारे बच्चों समझना ध्यान से। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर होना चाहिए, यहां R इक्वल टू मिथाइल है तो 2130, ये आपके सामने B वाला है, ये 1 डिग्री है, C वाला आपका 2 डिग्री है, एंड D वाला आपका 3 डिग्री है। तो 213 यानी आपके सामने 213, पहले 2 वाला आएगा यानी C आएगा, फिर 1 वाला आएगा दैट इज B आएगा, फिर 3 वाला आएगा दैट इज D आएगा, और उसके बाद आपका A आएगा। ये आपका जवाब है, ये लोकलाइज वाले, ये डी लोकलाइज वाले। तो आंसर है CBDA, और CBDA को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 3rd। और जाके एनसीईआरटी में एक लाइन और पढ़ना, इफ R इज इक्वल टू मिथाइल देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू H बॉन्डिंग। ठीक है ना, इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखना। आपके सामने समरी लेके आया हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप इसको पसंद करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन, गैसियस फेज नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया तो इंडक्टिव फेज की तरह जवाब दो 3210, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने इंडक्टिव फेज के साथ जवाब दे दिया 3210। लेकिन अगर उसने मीडियम नहीं बोला या एक्वस मीडियम बोल दिया, तो प्यारे बच्चों पोलर पोटिक सॉल्वेंट बोल दिया, तो सुनो R इक्वल टू अगर मिथाइल है तो आंसर है 2130, और अगर इथाइल है देन 2310। आपके एनसीईआरटी में 2 ही अल्काइल पे बात की गई है, लेकिन बात केवल इतनी नहीं, आगे भी जाती है, और भी अल्काइल चलिए होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल इतनी है जो कि ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आप जरूर जाकर देखना, एंड पेज नंबर आपके सामने यहाँ है। मुझे पूरा विश्वास है आपने इस क्वेश्चन से सीखा होगा, क्योंकि सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन है, इसलिए जानबूझकर आपके सामने लेकर आए गए हैं।